हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के अब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सेल साइकिल वाले चैप्टर को। सेल साइकिल एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों के लिए कठिन बना रहता है। कोश का चक्र, कोश का चक्र और कोश का विभाजन। कोश का विभाजन, आप सोचते हैं बच्चों की कोश का विभाजन क्यों करती है। कोश का विभाजन इसलिए करती है जब कोई हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति हो जाती है, मरम्मत के लिए, कोशिका की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, युग्मनज के विकास के लिए कोशिका का विभाजन होता है। तो क्या कोशिका सीधे विभाजन करती है? नहीं दोस्तों, कोशिका विभाजन से पहले तैयारी करती है विभाजन के लिए। कोई जैसे मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप सीधे पेपर में बैठ जाएंगे? उसके लिए पहले साल भर तैयारी करते हैं, तो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेल साइकिल, इसके दो स्टेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, और एक होता है एम अवस्था, एम फेज। इंटरफेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज को तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, तैयारी या प्रिपरेशन। की अवस्था भी कहते हैं। सेल को सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है इंटरफेज अवस्था में, क्योंकि जब इसे विभाजन करना होता है उसके लिए सारी तैयारी पहले से की जाती है। जब कोई आप किसी पेपर में बैठते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो उसके लिए सालों से तैयारी की जाती है। पेपर में तो एक दिन का टाइम लगता है, मात्र 3 घंटे का टाइम लगता है। तो इंटरफेज में है, इसमें 95% से ज्यादा कोशिका को टाइम लगता है। 95% से ज्यादा कोशिका को समय किसमें लगता है? इंटरफेज अवस्था में। और 5% से कम, 5% से कम का समय लगता है किसमें? एम फेज में। ऐसे कहते हैं विभाजन अवस्था, विभाजन के लिए इसमें 5% से कम का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि ह्यूमन सेल में देखें तो ह्यूमन सेल में 24 घंटे में कोशिका विभाजित करती है, तो कम से कम 22 से, ह्यूमन के संदर्भ में 22 से 23 घंटे किसमें लगते हैं? तैयारी में लगते हैं सेल को। और 1 से 2 घंटे होते हैं विभाजन में। 1 से 2 घंटे का टाइम विभाजन में लगता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद डायग्राम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक एनसीईआरटी के डायग्राम को समझते हैं। G1 S G2 इधर हो जाएगा। G क्या है? पूरी इंटरफेज अवस्था इधर तक। इंटरफेज। और G है एम फेज, एम फेज, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और जो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। G है एम फेज।
ठीक है दोस्तों, जीवन अवस्था S, G2 और M फेज, इसे कहते हैं इंटरफेज अवस्था। इसमें क्या होती है, इसमें सेल है जो विभाजन के लिए तैयारी होती है, पहले तैयार होती है, फिर क्या होता है विभाजन। एम फेज को कहते हैं विभाजन अवस्था। ठीक है, इधर पे एक पाया जाता है G0 अवस्था, G0, इसे क्या कहते हैं शांत अवस्था भी कहते हैं, शांत अवस्था। ऐसी सेल जो विभाजन नहीं करती, ऐसी सेल जो विभाजन नहीं करती वो किस में पाई जाती, चली जाती है G1 से G0 अवस्था में चली जाती है। जैसे हृदय की सेल, हार्ट सेल, और न्यूरॉन की सेल। न्यूरॉन सेल, ये सेल विभाजन नहीं करती, हार्ट सेल और न्यूरॉन की सेल है जो विभाजन नहीं करती, इसलिए किसमें चली जाती है G0 अवस्था में चली जाती है, इसे शांत अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी सेल है जो पहले जीवन में आएगी, इसके बाद उसमें जीवन अवस्था में आएगी, उसकी तैयारी होगी जीवन में, फिर एस अवस्था में आएगी। एस अवस्था को क्या कहते हैं, संश्लेषी अवस्था भी कहते हैं, इसी पर लिख देते हैं संश्लेषी अवस्था। संश्लेषी अवस्था, इसमें डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और G2 अवस्था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद कोशिका है विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, फिर सबसे पहले प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो कोशिका, जो सेल G0 अवस्था में चली जाती है वो उपापचय रूप से तो सक्रिय होती है, जो विभाजन के लिए तैयार नहीं होती वो उपापचय रूप से सक्रिय होती है। इसके बाद G1, S और G2, G1 और S, G2 अवस्था में कोशिका है जो अपनी वृद्धि करती है, लगातार वृद्धि करती है, कोशिका द्रव्य का क्या होता है, विकास होता है। G1 S NCERT में लिखा है कि कोशिका की वृद्धि, इधर लिखा जाए कोशिका की वृद्धि एक क्या सतत प्रक्रिया है, और डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है केवल विशिष्ट अवस्था में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन है या विशिष्ट अवस्था में होता है, विशिष्ट अवस्था में होता है। विशिष्ट अवस्था कौन सी है, विशिष्ट अवस्था इसके लिए एस अवस्था। सतत प्रक्रिया इसमें जीवन में भी होगा, एस में भी होगा और G2 में भी होगा। ठीक है, अब जीवन अवस्था है जे एम फेज के बाद आएगी तो इसे क्या कहते हैं, पश्च एम अवस्था, पश्च एम अवस्था भी कहते हैं। और एस अवस्था की पहली है, पहले तो इसे पूर्व एस अवस्था भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार G2 को क्या कहते हैं, जे एम फेज के पहले तो इसे पूर्व एम फेज, पूर्व एम अवस्था, और एस अवस्था के बाद में तो इसे पश्च एस अवस्था भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके एम फेज अवस्था को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जी और देखते हैं। एस अवस्था में इसे देखेंगे, एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन डीएनए के साथ साथ है किसका, हिस्टोन प्रोटीन और जंतु कोशिका में किसका, तारक केंद्र, सेंट्रोमियर,
तारक केंद्र का भी रेप्लिकेशन होगा, इन दोनों का भी रेप्लिकेशन होगा। क्योंकि उच्च पादपों में तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उच्च पादपों में तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए जंतु कोशिका के तारक केंद्र का भी रेप्लिकेशन होगा, किसमें, एस अवस्था में। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। इसके बाद हमने G1, S और G2 अवस्थाओं को पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है एम फेज। एम फेज यानी क्या होता है, विभाजन की अवस्था। विभाजन की अवस्था इसे ही माइटोसिस कहते हैं, इसे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। यह बताइए क्या है, यह लैंगिक कोशिकाओं में होता है कि अलैंगिक जनन है। समसूत्री विभाजन कैसा जनन है, एक लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है? तो समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। यह कायिक कोशिकाओं में होता है कि जनन कोशिकाओं में होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। यह ऐसी कोशिकाओं में होता है जो द्विगुणित होती हैं, यानी 2n सेल में, 2n सेल में, द्विगुणित सेल में, कोशिकाओं में, द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन नर मधुमक्खी, मेल ड्रोन, नर मधुमक्खी में जो कि एन होता है, हैप्लॉइड होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री, नर मधुमक्खी में समसूत्री विभाजन होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, एन होता है। बाकी सभी जगह कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है जो डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी पादपों की बात करें तो पादपों में दोनों में आगुणित और द्विगुणित है, दोनों में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। पादपों में दोनों में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले कोशिका है, इसका क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इसे, कैरियोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। फिर उसके बाद कोशिका का केंद्रक का विभाजन हो गया, यानी एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाएंगे। उसके बाद होगा कोशिका का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा जिससे दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब केंद्रक के विभाजन में कितनी अवस्थाओं को पढ़ना है अपन को, इसमें पढ़ना है सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन अवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे एक एक कर। ठीक है दोस्तों। चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोफेज को। पहली अवस्था कौन सी है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में होता है
क्रोमेटिन की रेशे हैं, क्रोमेटिन रेशा है उसमें, क्योंकि इस अवस्था में क्या हो गया था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था। तो क्रोमेटिन की रेशे हैं जो संघनित होकर, कंडेंस होकर गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगते हैं। इधर पर प्रोफेज में क्या होता है, जैसे जी सेल है, अब इसमें धीरे धीरे क्रोमेटिन की रेशे है जी गुणसूत्र में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है प्रोफेज में। ठीक है दोस्तों। और तारक काय, तारक काय का विपरीत ध्रुवों पर, तारक काय विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। ये तारक काय होते हैं, तारक काय है जी विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। अपन पढ़ लेते प्रोफेज पर। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन की रेशे हैं जी, क्रोमेटिन की रेशे हैं जी धीरे धीरे संघनित होकर गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगते हैं। और तारक काय है जी विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करता है, गति करता है। इसमें क्या है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की रेशे, क्रोमेटिन की रेशों का गुणसूत्र में परिवर्तन। गुणसूत्र में परिवर्तन, परिवर्तन। और दूसरा तारक काय, तारक काय का विपरीत ध्रुवों की ओर जाना, और स्पेंडल फाइबर, तंतु तंतु का निर्माण है, स्पेंडल फाइबर। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन की रेशे हैं वो धीरे धीरे गुणसूत्र में परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। तारक काय का विपरीत ध्रुवों की ओर गमन हो जाता है, स्पेंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है। ठीक है। और प्रोफेज के लास्ट तक, लेट प्रोफेज तक क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी काय, गोल्जी काय, न्यूक्लियर, इसमें लेट प्रोफेज तक है। इसमें क्या होता है, प्रोफेज की लास्ट तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी काय और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रिका क्या होने लगते हैं, ये कोश का द्रव्य से धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, यानी डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे, प्रोफेज हो गया, प्रोफेज। अब दूसरा है मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें ये पूरी तरीका से ना तो ये गुणसूत्र में बदल गया है, ना ये तारक का है जिसका प्रारंभ होता है प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी का, ईआर और केंद्रिका ये पूरी तरीके से विलुप्त नहीं होती, इसका प्रारंभ होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन मेटाफेज तक है, मेटाफेज अवस्था तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सभी पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। ठीक है। ठीक। यदि दोस्तों गुणसूत्र का अध्ययन करना है, गुणसूत्र की आकार का अध्ययन करना है, तो हमें किस अवस्था में करते हैं, मेटाफेज में, क्योंकि गुणसूत्र इसमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसमें लिखना है गुणसूत्र की आकार की, गुणसूत्र की आकार की मोर्फोलॉजी,
का अध्ययन करना है तो कौन सी अवस्था में करते हैं? मेटाफेज स्टेज में करते हैं। इसमें क्या होते हैं वो डायग्राम, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या होगी, पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, तो इसमें इसमें मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है, मध्य पट्टिका का इसमें निर्माण हो जाता है। और गुणसूत्र हैं सॉरी ऐसे दोस्तों डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा, आप जब भी पढ़िए एक बार एनसीईआरटी की किताब जरूर खोल लें। इसमें गुणसूत्र है कि मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं और स्पेंडल फाइबर हैं इसकी काइनेटोकोर से। इधर इसका काइनेटोकोर है, इससे जी स्पेंडल तर्कतंतु जुड़े होते हैं। ठीक है, तर्कतंतु का इसमें तर्कतंतु इससे जुड़े होते हैं। जी हो गया स्पेंडल फाइबर। जी इधर जहां पर जुड़े होते हैं इसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट अवस्था को पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। चलिए इसके बाद प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब आएगा एनाफेज। ये ले रहा है, अब क्या आएगा? एनाफेज। एनाफेज फिर आएगा टीलोफेज। तो मेटाफेज में क्या हो गया था? गुणसूत्र है जी मध्य पट्टिका पर, इसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज प्लेट पर गुणसूत्र आ गए थे। अब एनाफेज नाम से होता है एनाफेज यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जी, अलग अलग हो गई, एनाफेज होगा। इसमें क्या होगा? यह है विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, यह है विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है, यह विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? सबसे पहले तो सेंट्रोमियर का विघटन होगा। जैसे इसे एक अपन समझ, ये मेटाफेज प्लेट है, जी है, इधर क्या है? सेंट्रोमियर काइनेटोकोर से जुड़े हैं, तो इसमें क्या होगा? ये अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, दो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पहले होगा सेंट्रोमियर का विघटन, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? सेंट्रोमियर का विघटन, सेंट्रोमियर का क्या होगा? विघटन होगा। और सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जी, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जी, पृथक्करण हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स का पृथक्करण। इसमें और इसी प्रकार मीन्स किया जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज होती है, सेंट्रोमियर का विघटन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनका पृथक्करण होता है। ठीक, अब आएंगे अपन टीलोफेज पर। एक चीज हो, यदि सेंट्रोमियर का अध्ययन, गुणसूत्र का अध्ययन करना है तो अपन कौन सी अवस्था को पढ़ेंगे? मेटाफेज को। और सेंट्रोमियर का अध्ययन करना है, सेंट्रोमियर का
अध्ययन करना तो कौन सी अवस्था करेंगे, एनाफेज में। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा दोस्तों, इसमें ये हो जाएगा उनको प्रोफेज का उल्टा। प्रोफेज में क्या होता था कि क्रोमेटिन युक्त रेशे हैं जो गुणसूत्र में परिवर्तित होते थे, संघनित होकर गुणसूत्र बनते थे। इसमें गुणसूत्र है पुनः क्रोमेटिन रेशे में बदल जाएंगे और दो अलग अलग केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। फिर से गुणसूत्र हैं जो पुनः क्रोमेटिन रेशे में बदल जाएंगे और पुनः इधर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी का ईआर केंद्रिका ये विलुप्त होने लगती थी, इधर ये फिर से बनने लगती है बन चुकी है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी का ईआर और केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। टीलोफेज क्या है, ये प्रोफेज की उल्टी है, यानी प्रोफेज की अपोजिट है, उल्टी अवस्था। इसमें जो जो चीज बनती थी इसमें पुनः उसी चीज का पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, टीलोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन रेशे में बदल जाते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, गोल्गी का ईआर और केंद्रिका का पुनः निर्माण होने लगता है, इधर विलुप्त होती है, इधर पुनः निर्माण होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अब कोश का द्रव का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन हो गया टीलोफेज अवस्था में। अब पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे कोश का द्रव विभाजन, साइटोकाइनेसिस। अब है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस या कोश का द्रव विभाजन, कोश का द्रव विभाजन। इसमें एनिमल सेल में अलग होता है, एनिमल सेल में अलग होता है और प्लांट सेल में अलग होता है, अलग प्रकार से होता है। एनिमल सेल है, अपन ने जी देख लिया था, दो अलग अलग केंद्रक बन गए थे। ठीक है, तो एनिमल सेल में है जी कोश का द्रव विभाजन खांच या खांच विधि, एक खांच, एक इधर जे है जी अंदर, बाहर से अंदर की ओर संकुचन होता है, संकुचन के द्वारा एक खांच बनती है जी, बाहर से अंदर की ओर क्या होगा, संकुचन होगा, यानी संकुचन, संकुचन द्वारा बाहर से अंदर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहते हैं इसे। खांच या विदलन बोलते हैं, खांच या विदलन विधि द्वारा, खांच या विदलन विधि द्वारा इसमें क्या होता है, कोश का द्रव का विभाजन होता है, जो बाहर से अंदर की तरफ संकुचन होगा और दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग कोशिकाओं का, दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हुआ। लेकिन दोस्तों प्लांट सेल में ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसमें बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति होती है। बाहर क्या होती है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति कठोर होती है, इसलिए इसमें संकुचन द्वारा कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। इसमें एक पट्टिका बनती है, यानी पट्टी निर्माण द्वारा, सेल प्लेट द्वारा, कोश इसमें होता है सेल प्लेट द्वारा, सेल प्लेट या कोशिका पट्टी द्वारा
कोशिका पट्टी के द्वारा इसमें प्लांट सेल में कोशिका का विभाजन होता है। एक सेल प्लेट बनती है, उसके बाद अंदर से बाहर की तरफ इसमें होता था बाहर से अंदर की तरफ संकुचन, इसमें अंदर से बाहर की तरफ एक प्लेट बनेगी, बाहर की तरफ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका द्रव का साइटोकाइनेसिस हो गया, कोशिका द्रव विभाजन हो गया। अब ठीक है दोस्तों, अब लेकिन ये हो गया कोशिका द्रव विभाजन, लेकिन कुछ कोशिकाओं में केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता। कुछ कोशिकाओं में